नमस्कार, जय हिंद साथियों। भाई तैयारी कैसी चल रही है? काफ़ी बेहतरीन। तो देखिए भाई, एआई के बारे में हम पहले लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो हमारा एआई का लेक्चर बेस्ड होने वाला है वो फैक्चुअल ज़्यादा होगा। फैक्चुअल इन द सेंस कि किस कंपनी ने कौन सा एआई बनाया है, किस कंपनी ने कौन सा एआई तैयार किया था, किस पर्पज से तैयार किया था। तो भाई आज आपका एक बेहतरीन क्लास होने वाली है और वो किस सेंस में होगी, जो आजकल डेली लाइफ में आप लोग एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी ना किसी कारण से चर्चा का विषय में रहे। जबकि लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? तो हमारा डिस्कस इस पर बेस्ड था कि एआई होता क्या है, एआई की लैंग्वेजेस क्या होती हैं। यदि जिसने नहीं देखा है तो बेटा लास्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आज होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 2। चलिए भाई, सबसे पहले हम देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपके जहां से डायरेक्ट पुट हो सकते हैं, देखते हैं। 8 मैन एआई रोबोट। देखिए, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक ऐसा रोबोट देख रहा होगा, देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये रोबोट आखिर इस आदमी से क्या बात करना चाहता है। तो एक्चुअल में बेटा, जब हमारा ये कोरोना का वेरिएंट इतना खतरनाक आया था और लोग बाग पेशेंट के पास जाने में झिझक रहे थे, तब एआई ने इस मोर्चे को संभाला था। और हमारे डीआरडीओ और सीएआईआर, देखिए कई बार इन सब पर डिस्कस कर चुका हूं, सीएआई पर, तो क्योंकि हमारे इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट पर जो संस्था कंट्रोल करती है वो कौन है? सीएआईआर। और इसी सीएआईआर के द्वारा ही बेटा इंडिया में रोबोटिक्स के क्षेत्र में नए नए इन्वेंशन होते हैं। एक कहां पर है भाई? तो ये बेंगलोर में स्थापित है। वहीं अपने डीआरडीओ की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्थान है। तो जब कोरोना का अटैक हुआ या कोरोना वायरस अपने पीक पर चल रहा था, तो उस समय नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए बेटा वहां पर तकनीकी इजाद की गई। उसी समय की एक तकनीकी काफी ज्यादा चर्चा में आई, 8 मैन एआई रोबोट। इसमें क्या होता था कि जो पेशेंट्स हैं या कोई व्यक्ति है, रोबोट के द्वारा उसका एक्सरे किया जा रहा था, उसका चेस्ट एक्सरे किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए भाई फटाफट देखते हैं। डीआरडीओ और सीएआईआर के द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया कोविड-19 प्रभावित लोगों की छाती का एक्सरे लेने के लिए। भाई ये लोगों का एक्सरे कर सकता था, और जाहिर सी बात है कि ये किस पर बेस्ड था? एआई और रोबोटिक्स पर। अगला हम देखते हैं। अब आपको अपने सामने दिख रहा होगा कि कुछ फेमस एआई जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े रहे, जैसे कि बेटा सबसे पहले जिस एआई ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वो था बेटा सीरी। और सीरी को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? एप्पल कंपनी के द्वारा। सीरी जब बना था बेटा, तो इस पर कई चुटकुले बनाए गए, कई जोक्स बनाए गए, और सीरी ने लोगों की मदद भी बहुत की, क्योंकि लोगों को इससे बात करने की आदत पड़ गई थी। जैसे आप गूगल टॉक में बात करते हैं, तो ऐसे ही एप्पल ने सबसे पहले बेटा एक एआई तैयार किया था, वो 2011 में, और एक किस नाम से था? सीरी नाम से। क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, क्योंकि ये फेमस एआई है, तो पूछा जाएगा कि भाई ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, या जो सीरी एआई है वो किस कंपनी से बिलोंग करता है, और ये किस साल इंस्टॉल किया गया था, या किस साल ये डेवलप किया गया था। तो वो ईयर कौन सा था? 2011। वहीं हम अगला देखते हैं बेटा, कॉर्टाना। तो जो कॉर्टाना था बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यदि मैं तो कहूंगा कि कॉर्टाना के साथ साथ भाई अब चैट जीपीटी भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये करंट का बहुत तगड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि चैट जीपीटी को किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है। तो भाई चैट जीपीटी किसके द्वारा तैयार किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। और दूसरा बेटा एक कॉर्टाना भी एक समय पर माइक्रोसॉफ्ट ने से काफी पॉपुलर बनाया था, काफी यूटिलाइज इसके बताए थे। तो भाई ये कब तैयार हुआ था? 2014 में। तो 2014 में ही अमेजॉन ने अटैक करते हुए एक अपना खुद का एआई डेवलप किया, और काफी इसका प्रचार प्रसार टीवी पर आप अक्सर देखते हैं, एलेक्सा डिम लाइट कर दो, एलेक्सा लाइट ऐसी कर दो। तो भाई एलेक्सा क्या एक डिवाइस है भाई, और वो आपकी पूरी कमांड वॉइस कमांड पर चल जाती है, और मूड के हिसाब से लाइट चेंज कर सकती है, पंखे को तेज कर सकती है। तो ये सब आखिर कैसे हैं भाई? ये नए नए एआई। वहीं आप देखते हैं बिक्सबाई, जो कि हमारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सैमसंग भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ रहना नहीं चाहता, इसीलिए सैमसंग ने 2017 में क्या तैयार किया था बेटा? बिक्सबाई एआई। तो ये सभी आपके काफी फेमस एआई हैं, और ये सभी एआई हमें तैयार रखने ही रखने, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो सकता है। अब हम इसके बाद चलते हैं, आगे देखते हैं। तो बेटा अब हमें दिखता है मशीन की लर्निंग प्रोसेस। देखिए ये तो हो गए हमारे कुछ फेमस एआई। अब हम किसकी बात करते हैं? मशीन की लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है। तो देखो आपके सामने एक छोटा सा आपको चार्ट दिख रहा है, रॉ इनपुट।
मतलब कि इसमें हमने क्या किया कि आखिर जो जो डिवाइसेज हमें जरूरत पड़ रही है हमने उन्हें अपने पास रखा। फिर हमें इसके लिए एक कौन चाहिए भाई, डेवलपर चाहिए। तो भाई फीचर इंजीनियरिंग उसने जिस पर्पज के लिए वो तैयार कर रहा है उसने उसे इंस्टॉल करना चालू किया। उसके फीचर्स को क्लासीफाई किया गया कि आप एआई कैसा बनाना चाहते हैं, किस मॉडल से बेस्ड बनाना चाहते हैं। फिर ट्रेडिशनल एमएल मॉडल, अब हमने क्या किया कि उसमें हमने देखिए आपको दिख रहे होंगे डॉट्स, हमने उसमें क्या किया कि उसके फीचर्स में हम उससे जो करवाना चाह रहे थे उसको प्लान को हमने उसके अंदर लोड कर दिया कि इसकी शर्तों पर जो खरा उतरेगा आप उसे अंदर रखिए और इन पर जो खरा नहीं उतरता है उसे आप रखिए बाहर। तो बेटा ये फिल्टर कर देगा। इसलिए तो ट्रेडिशनल एमएल मॉडल यही होता है कि जो आवश्यक सूचना है वो तो इसके अंदर जाए और जो अनावश्यक है वो उसके अंदर ना जाए। तो इस आधार पर वो अपना आउटपुट दे देता है। यही होती है मशीनों की लर्निंग प्रोसेस। आखिर देखिए मशीन भी सीखती है। जैसे आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद अपने आसपास की सोसाइटी से, अपने आसपास के वातावरण से काफी चीजें सीखता है। जैसे उसके घर में माता पिता बात करते हैं वो वही लैंग्वेज सीख जाता है। फिर जब वो घर से बाहर निकलना चालू करता है तो इधर उधर की हरकतें भी सीख जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जब वो बाहर निकला तो उसकी लर्निंग की प्रोसेस चल रही थी और इसीलिए जो एडल्ट एज मानी जाती है वो 18 तक मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति इस समय अपने माहौल से सीख कर लगातार बदल रहा होता है। तो क्या सवाल उठता है क्या मशीनें भी ऐसे ही सीखती हैं? देखो भाई मशीनों की सीखने की प्रोसेस ऐसी नहीं होती जैसी हम कर रहे हैं। वास्तव में मशीन ऐसे साल दर साल नहीं, मशीन इस पर डिपेंड करती है कि उसके प्रोग्राम, आपने उसके अंदर क्या प्रोग्राम इंस्टॉल किया है और उसी से उसकी लर्निंग प्रोसेस कही जाती है। चलिए देखते हैं। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी मशीन लर्निंग कहलाती है। देखिए भाई मशीन या कंप्यूटर खुद से जो सीखता है उसकी इसी योग्यता को हम क्या नाम देते हैं? मशीन की लर्निंग प्रोसेस। सिंपल सी बात है भाई कि मशीन या कंप्यूटर खुद से बेटा जो सीख रहा है दैट एबिलिटी इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। इसके बाद हम देखते हैं मशीन की जो लर्निंग होती है वो एआई का ही एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डेटा की मदद से अपने आप सीखती है और चीजों को प्रिडिक्ट करती है। हुआ क्या कि मशीन में हमने सभी संभावित जितनी समस्याएं, जितने उत्तर या जितने भी प्रोग्राम हमारे हो सकते थे हमने वो तो इंस्टॉल कर दिए और उसमें हमने आवश्यक परिवर्तन की संभावना भी बनाकर रख दी कि यदि ऐसा स्विच होगा तो आप इधर स्विच करेंगे, यदि इधर मोल्ड हो जाता है तो इधर मोल्ड हो जाएंगे। तो हमने ये सब अपनी मशीन में इंस्टॉल कर दिया पूरा का पूरा। अब हुआ क्या कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में मशीन की क्षमताओं को हमने इस तरह का बना दिया कि अब वो अपनी डेली लाइफ में जो नए नए एक्सपीरियंसेज आएंगे, जो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट किया गया प्रोग्राम है जो उससे मैच करेगा और उसमें कोई नई चीज आती है तो वो उस नए ऑब्जेक्ट को भी अपने पास कैच कर लेगी और अपनी मेमोरी में सेव कर लेगी। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डेटा की मदद से अपने आप सीखती है। सबसे बड़ी बात, ये अपने आप कब सीखेगी? जब उसमें आपने जो इंस्टॉल किया था उससे मिलता जुलता कुछ आसपास की चीज चल रही है तो उसकी खुद की लर्निंग की प्रोसेस भी आगे बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अब वो आने वाली चीजों को प्रिडिक्ट कर सकती है, मतलब उसकी भविष्यवाणी कर सकती है, मतलब भविष्य में अपने फैसले को बदल सकती है। यही होता है प्रेडिक्शन। तो याद रखिए मशीनों की भी लर्निंग प्रोसेस होती है और इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की थी भाई? याद रखिए आर्थर सैमुअल। सबसे पहले मशीनों की लर्निंग प्रोसेस के बारे में जिस व्यक्ति ने डिस्कस किया था वो कौन थे बेटा? आर्थर सैमुअल। और इन्हें हम कब देखते हैं? 1959 में। तो याद रखिए जैसे कि हमने मैकार्थी का नाम याद रखा था कि एआई के फादर कौन है? मिस्टर मैकार्थी। वैसे ही आपको हमारे सैमुअल्स को याद रखना चाहिए, आर्थर सैमुअल, क्योंकि इन्होंने ही मशीनों की लर्निंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। अब हम इसके बाद देखते हैं डीप लर्निंग की प्रोसेस। भाई ये काफी कह सकते हैं कि एडवांस एआई का तरीका होता है। डीप लर्निंग को मशीनी लर्निंग का सबसेट माना जाता है, मतलब ये उसी का बेटा क्या है? टाइप है। जैसे कि आप कहें कि भाई लर्निंग होती है तो लर्निंग की प्रोसेस भी कई टाइप की होती है। तो लर्निंग का ही एक टाइप हमें किस फॉर्म में मिलता है? डीप लर्निंग। इसी के एक टाइप को हम क्या कहते हैं? डीप लर्निंग।
यदि हम डीप लर्निंग की बात करें तो चलिए इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डीप लर्निंग को मशीनी लर्निंग का एक सबसेट माना जाता है, एक उसी का डिवीजन है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर एल्गोरिदम की जांच करके अपने आप सीखने और सुधारने पर आधारित है। देखिए, एल्गोरिदम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब आपने जो चीजें उस मशीन में या उस कंप्यूटर में इंस्टॉल की थी, अब कंप्यूटर उन्हीं इंस्टॉलेशन के आधार अपने अंदर लेकर उन सब में प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करके फिल्टर कर लेता है कि इसमें से कौन सी चीज हमारे अंदर जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से फिल्टर करता है और उसमें से जो चीज जरूरी है वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। तो यही उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की जांच करके अपने आप सीखने और सुधारने पर आधारित है। क्या है कि वो अपने अंदर जो पहले सब्जेक्ट इंस्टॉल किया गया है उसके अंदर, अब वो उसी में और जो चीजें आ रही हैं जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी से मैच कर रही हैं, तो उसमें जो नई नई चीजें आ रही हैं अब वो उनसे और सीखेगा और अपने आउटपुट की प्रोसेस को और अच्छा इंप्रूव करेगा। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीनी लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है। और सीधी सी बात कि मनुष्य से कुछ प्रकार के, जैसे हम लोग बेटा अपने बड़े बुजुर्गों से कोई अनुभव सीखते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ठीक उसी तरह है जैसे कि इंसान लर्न करता है, सीखता है, ठीक उसी तरह मशीन भी नए नए प्रेक्षण, नए नए अनुभवों से सीखती है और उसे अपने अंदर मेमोरी में सेव करती है और अगला आउटपुट उसी पर बेस्ड आएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीप लर्निंग। इसमें इसकी लर्निंग की क्षमताएं किसकी तरह होती है, मनुष्यों की तरह। ये जरूर याद रखिए कि इसमें असीमित क्षमताएं नहीं, ये मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से मिलता जुलता है। अगला हम देखते हैं इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत। देखिए भाई, अब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनिशिएशन है वो हमें कब देखने को मिलता है। एआई का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। सबसे पहले इसकी शुरुआत तो 1950, देखिए भाई, क्योंकि मैकार्थी ऑलरेडी आ चुके थे और उसके बाद हम देखते हैं जो सैमुअल जी थे बेटा, वो भी अपनी लर्निंग की प्रोसेस को बता चुके थे कि मशीनें किस प्रकार से सीखती हैं। अगली बात हम देखते हैं, जापान ने 1981 में, याद रखिए पूरी दुनिया के सामने एक सबसे पहली पहल किसी कंट्री के रूप में हम देखते हैं तो किसकी मिलती है, जापान की। क्योंकि जापान ने 1981 में 5th जनरेशन बेटा एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपने देश में कई प्रकार के एआई डेवलप करने की बात कही। उसके लिए अलग से फंडिंग रखी गई, साइंटिस्ट हायर किए गए और नए प्रोग्रामिंग की बात की गई, जिससे पूरी दुनिया का आकर्षण अब इस क्षेत्र की तरफ बढ़ा कि जो इंसान सीखता है अब हम वो मशीनों को भी सिखाएंगे, जो काम इंसान करता है अब वो मशीनें करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए जो जापान का पूरा टारगेट था, ये तो सुपर कंप्यूटर की तरफ चला गया, लेकिन सुपर कंप्यूटर में भी इन्होंने किसको इंस्टॉल करने की कोशिश हमेशा की है, एआई। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन ने, अब याद रखिए कि ब्रिटेन के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया एआई के लिए वो किस नाम से था, एलबी। वहीं पर हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन, क्योंकि बेटा जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट कर हर तकनीक को, व्यापार को साझा करते हैं। याद रखिए यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट, जैसे उनकी स्पेस एजेंसी कॉमन है। हालांकि कुछ सालों पहले ही ब्रिटेन ने इस यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया है। तब शायद आपने देखा होगा ब्रेग्जिट प्रोग्राम चला था, जनता से अपील की गई थी कि आप वोट करें कि आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं या यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। तो भाई जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, तो जनता ने फैसला किया कि भाई यूरोपियन यूनियन से अलग किया जाए, क्योंकि सभी का मानना था कि यूरोपियन यूनियन में होने के कारण ब्रिटेन टैक्स तो बहुत ज्यादा दे रहा है लेकिन उसके लॉस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो ट्रेड पॉलिसी होती है उसमें कई बार टैक्स डिडक्शन हो जाता है और वो सभी देश आपस में मिलकर ऐसे काम करते हैं जैसे वो एक बड़ा देश हो, तो काफी सारी सुविधाएं मिल जाती है, एक देश से दूसरे देश जाने पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती उन्हें। तो ऐसे ब्रिटेन का लॉस बहुत हो रहा था। तो चलिए वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि ब्रिटेन ने इसके लिए अलग से एआई प्रोग्राम लॉन्च किया था एलबी के नाम से। वहीं यूरोपियन यूनियन के देशों ने एस्पिरिट के नाम से अपना प्रोग्राम लॉन्च किया एआई को टारगेट करते हुए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें अमेरिका का नाम नहीं दिख रहा। एक्चुअल में बेटा अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन काफी हद तक है।
तो अमेरिका क्या करता है कि सरकार की पॉलिसी से ज्यादा ये उनकी प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट कंपनियों का टारगेट होता है। आप खुद ही देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है? अमेरिका। गूगल कहाँ है? अमेरिका। तो भाई ये लोग सब अमेरिका में ही क्यों है? क्योंकि भाई वहां पर प्राइवेटाइजेशन है। तो याद रखिए, ब्रिटेन के द्वारा एआई के लिए स्पेशल प्रोग्राम एलबी के नाम से लॉन्च किया था, और एस्पिरिट के नाम से किसके द्वारा किया गया? यूरोपियन यूनियन के नाम से। लेकिन जापान इन सब में सबसे पहले आगे बढ़ा था, और उसने किस नाम से लॉन्च किया था? 5th जनरेशन। अगला हम देखते हैं भारत में एआई की शुरुआत। ये तो हो गई वर्ल्ड वाइड। अब हम देखें तो बेटा हमारे यहाँ 2018-19 के बजट में पहली बार हमने क्या किया? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो याद रखिए, लॉन्चिंग ईयर कब का है? 2018-19। तो 2018-19 में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो ये ईयर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में एआई का नेशनल प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? तो सही आंसर क्या बनता है? 2018 और 19। वही हम देखते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में, याद रखिए, दिल्ली में रेस 2020 का आयोजन किया गया, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। एक काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें जो समाज का ताना बाना होता है या समाज की इकाई होती है, और वो कौन है बेटा? इस समाज के लोग। तो लोगों की भलाई के लिए एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए 2020 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिल्ली में 2020 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? रेज। तो आ सकता है कि रेस 2020 क्या है? तो रेस 2020 क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल। आर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल। एआई का मतलब होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एसई का मतलब होता है सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? रेस 2020। इसके बाद हम देखते हैं कि एआई को बेटा आगे बढ़ाते हुए फसलों के उपज के लिए, अभी पहले क्या हुआ करता था कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट होते हैं, पटवारी हो गए जैसे, या आपके दूसरे तहसीलदार हो गए, इन सबसे कलेक्टिव डेटा मंगाया जाता था कि आपके यहाँ फसल कितना क्या रकबा बोया गया है, कितना क्या हुआ है, उस पर अनुमान आते थे। लेकिन जब इस फील्ड में एआई आ गया, तो अब एआई आप देखिए, एक साल पहले ही अनुमान आ जाते हैं कि इस बार बारिश कैसी हो सकती है, पूरी साल फसल कितनी उत्पादन हो सकती है। क्योंकि देखो, यदि एडवांस में आपके पास जानकारी है तो उसकी सहायता ये मिल जाती है कि सरकार आगे की रूपरेखा बना सकती है कि अगली साल हमें अपना खर्चा ज्यादा करना है, कि खर्चा बचाना है, क्योंकि जनता की भलाई के लिए खर्च ज्यादा करेंगे तो फिर नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए कम हो जाएगा। और यदि इधर अच्छा पैसा आ रहा है तो इधर हम स्टॉप करके नॉर्मल डेवलपमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि वर्तमान में कई राज्य जैसे असम, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 10 जिलों में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किन किन राज्यों के बेटा 10 जिले थे? असम, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के 10 जिलों को चुना गया कि अब वहां पर एआई कि यहां पर एआई सबसे पहले क्या तैयार करेगा बेटा कि इन राज्यों में, ये राज्य याद रखिए क्योंकि मध्य प्रदेश भी जुड़ा है, आसाम नॉर्थ ईस्ट का हो गया, मध्य प्रदेश हम ही बैठे हैं, हमारे राइट साइड बिहार, उसके नीचे झारखंड, लेफ्ट साइड महाराष्ट्र, और ऊपर उसके राजस्थान, और इस साइड मतलब मध्य प्रदेश के तो चारों तरफ ही कवर हो गया। मध्य प्रदेश, गुजरात को छोड़ दो बेटा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, इन सबके 10 जिलों में ये लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे इस प्रोग्राम में आगे जो किसकी बात की जा रही है बेटा, इस वाली की। इसके तहत बजट में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत हमने 3D प्रिंटिंग मशीन को एआई बेस्ड करने की कोशिश की है। ये जो 3D प्रिंटिंग मशीन है बेटा, एक कैसी होती है? बेस्ड। अब एक बात समझिए कि 3D प्रिंटिंग मशीन क्या होती है। एक्चुअल में इसका मतलब कोई ऐसा प्रिंट नहीं होता जो आप सोचते हैं कि भाई हमने फोटोकॉपी निकाल ली, जेरॉक्स निकाल लिया, वो भी प्रिंटिंग मशीन होती है। ऐसा नहीं होता वास्तव में। प्रिंटिंग मशीन जो 3D प्रिंटर होते हैं, एक कृत्रिम अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 3D हार्ट, तो 3D हार्ट का मतलब ये नहीं है कि मैंने हार्ट का 3D डायग्राम बना दिया कि हार्ट ऐसे चल रहा है ना। आर्टिफिशियल रूप से हमने स्टेम सेल को, बॉडी में जो सेल्स होती हैं जो किसी भी अंग को बना सकती हैं, उन्हें हम बुलाते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल का उपयोग करके एक नया आर्टिफिशियल हार्ट बना दिया जाता है, वो कहलाता है 3D हार्ट।
तो सरकार चाहती है कि एआई के द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमारी 2021-22 के बजट में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया, जो भविष्य में भारत के लिए कई 3D प्रिंटिंग मशीन डेवलप करेगा। इसके बाद हम देखते हैं 2020 में दिल्ली में स्कूल ऑफ एआई शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिए, हमारे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत के किस राज्य में एक अलग से स्कूल या अलग से एक संस्थान तैयार किया गया है जो स्पेशली फोकस्ड किसके लिए, एआई के लिए। तो वो राज्य कौन सा है? दिल्ली। आप कहेंगे सर दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भाई दोनों ही मानते हैं हम उसे, ठीक है, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री जी होते हैं, हालांकि है तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधायक भी होते हैं, उनकी खुद की विधानसभा भी है, वहां से प्रॉपर सांसद भी जाते हैं, तो वहां सबको सिस्टम चल रहा है। तो याद रखिए 2020 में दिल्ली में स्कूल ऑफ एआई शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं पर हम देखते हैं कि उसी साल तेलंगाना सरकार के द्वारा 2020 को देखिए भाई एआई वर्ष घोषित किया गया। दोनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में किस सरकार के द्वारा एक पूरे साल को एआई वर्ष घोषित किया गया, तो वो थी तेलंगाना सरकार। वहीं आपसे पूछा जाए कि स्कूल ऑफ एआई एक किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? दिल्ली में। वहीं तीसरा क्वेश्चन आपसे बन जाए कि भाई पहली बार हमारे स्कूल के सिलेबस में एआई रखा जाए, ऐसा किस सरकार के द्वारा किया गया? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में, हमारी किताबों के सिलेबस में एआई को एक लेक्चर के रूप में, एआई एक यूनिट के रूप में ऐड कर देने की योजना हो गई। तो भाई पहली बार स्कूली पाठ्यक्रम में एआई किस सरकार ने बेटा कह दिया है कि हम लॉन्च करेंगे? तो वो है मध्य प्रदेश। पहली बार स्कूल ऑफ एआई पूछा जाए तो दिल्ली, और एआई वर्ष किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? तेलंगाना के द्वारा 2020 में। अगला हम देखते हैं, अगला हमें इसमें क्या मिलता है? मानव व मशीन, एक मिनट इधर पढ़ लेता हूं, ठीक है, वो तो ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा मानव व मशीन की आपसी बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, ये नॉर्मल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एआई प्रणाली में बिल्कुल भाई देखिए ए लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया। अब हम आते हैं एआई के प्रमुख संस्थान। आखिर जो मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके एआई से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट फॉर, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ गलत है, एडवर्सरीज, ओके, इसमें गलत लिखा हुआ है बेटा। इस सही शब्द क्या है बेटा? एडवर्सरीज, एसोसिएशन फॉर एडवर्सरीज। ये याद रखिए कि एआई से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्थान क्या है बेटा? एसोसिएशन फॉर एडवर्सरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे हम क्या नाम देते हैं? AAAI। पूरी दुनिया में सबसे पहले बेटा यही एक संस्थान था जिसे सरकार के द्वारा एआई को सपोर्ट देने के लिए स्थापित किया गया, और वो कौन सा है बेटा? AAAI। आपको एक साइन भी दिख रहा होगा बगल में बना हुआ, और इस साइन ही किसका है? AAA। आपको 1A, 2A और 3A। क्या शानदार डिजाइन है भाई! इतनी डिजाइन से ही तो ऐसी मशीनें बन सकती हैं जो आपके बेटा बात करे, आपसे सब कुछ करे। तो AAAI, एसोसिएशन फॉर एडवर्सरीज ऑफ एआई, इसकी स्थापना 1979 में कहां पर की गई थी? कैलिफोर्निया। देखिए भाई, सभी लोग जानते हैं कि कैलिफोर्निया क्षेत्र अमेरिका में है और वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो वहीं पर सरकार के द्वारा पहली बार एक संस्थान बनाया गया एआई से जुड़ा हुआ, AAAI। 2007 में इसका नाम बदलकर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एआई कर दिया गया। 2007 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एआई। तो भाई देखो, फुल फॉर्म तो वही रही, बस AAAI अभी भी है, लेकिन अब क्या हो गया बेटा? इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर एडवर्सरीज से बदलकर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एआई कर दिया गया। यह इसका कार्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास तथा अनुसंधान करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन सबसे पहले हम जो देखते हैं और समय समय पर ये डेटा भी जारी करता है एआई से जुड़ा हुआ, कई बार उन पर अंकुश लगाने की बात भी करता है, कई बार सामाजिक ताने बाने को बढ़ाने के लिए उनके विकास की बात भी करता है। तो ये कई अपनी रिसर्च जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है। तो ये संस्थान कौन सा है? AAAI।
और AAA संस्थान किस देश से जुड़ा हुआ है बेटा? अमेरिका, कैलिफोर्निया। वर्तमान में इसका नाम क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एआई। पहले इसका नाम 1979 में कुछ और हुआ करता था। अगली महत्वपूर्ण बात जो इसमें लिखी हुई है कि दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी, याद रखिए, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो एआई के लिए फोकस्ड है। कितनी बड़ी बड़ी जानकारियां इसमें छुपी होती हैं, क्योंकि खुद ही सोचिए पूरा का पूरा विश्वविद्यालय और हमने एआई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो भाई ये कहां हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में पूरा एक यूनिवर्सिटी डेवलप प्लान किया गया है इधर पर। तो इस चीज को जरूर याद रखिए। अगला हम देखते हैं एआई के दूसरे संस्थान और कौन कौन से फेमस है। तो यदि हम भारत का देखते हैं तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एआई, भारत का बेंगलोर में बेटा पहला एआई रिसर्च सेंटर, भारत का पहला एआई रिसर्च सेंटर कौन सा है बेटा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एआई। ये नंबरिंग इसमें गलत लिखी हुई है, वो पहला पॉइंट वो था और अब ए वाला है। तो बेटा एआई बेंगलोर में स्थापित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एआई, ये कहां पर खोला गया है? भारत के बेंगलोर में। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए अभी कुछ समय पहले ही हमने एआई से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें की थी और उसी एआई से जुड़ी हुई अब हम बात करते हैं बेटा कुछ ऐसी जिससे हमें इनके बारे में और भी जानकारी मिले। सबसे पहले देखिए हमें किसके बारे में जानने को मिलता है? सिरी। और याद करिए बेटा तब उसमें लिखा था कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एप्पल कंपनी के द्वारा। यह एप्पल द्वारा पेश किया गया सबसे लोकप्रिय आभासी सहायक है। एक ऐसा है बेटा वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब आप वर्चुअल का मतलब बेटा आभासी, जो सामने नहीं दिखता लेकिन आपकी मदद करता है। और जैसे आप उससे पूछोगे रास्ता कहाँ है बता देगा, आपसे बातचीत करता है। तो बेटा ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? एप्पल कंपनी के द्वारा, सिरी नाम से। सिरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग करती है। यह सबसे अनुकूल वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर है। इससे संबंधित डिवाइस एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट भी है जो समान कार्य के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। पूरी बात पढ़ता हूं बेटा। सिरी कैसे काम करती है? तो याद रखिए सिरी के अंदर हमने किस टेक्निक को शामिल किया है? मशीनी लर्निंग लैंग्वेज, जिससे हम उससे जो भी पूछते हैं वो उसे अपने अंदर इंस्टॉल करती है, मतलब अपने अंदर इनपुट के रूप में ले लेती है। और जब वो उससे लर्न करती है कि अच्छा ऐसा सवाल है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, तो हमें तो लगता है कि हमने टाइप किया या पूछा, केवल वॉइस कमांड भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें आपने उससे पूछा तो आपकी लैंग्वेज में तो आपने उससे नॉर्मल बात की है, लेकिन उसे चूंकि उसकी प्रोसेस फास्ट है तो उसने अपने अंदर लिया और जितने नेट पर सभी जानकारी बिखरी हुई थी उसको एनालिसिस के आधार पर आपको आंसर भी दे दिया। तो याद रखिए सिरी अपनी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक, ये शब्द जरूर याद रखना चाहिए कि जो सिरी वॉइस असिस्टेंट है या वर्चुअल असिस्टेंट है आखिर किस तकनीक पर काम करता है? मशीनी लर्निंग टेक्निक पर। यह सबसे अनुकूल वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, अपने आप में से कंप्यूटर का ही नाम देता है, छोटी डिवाइस रहती है। इससे संबंधित डिवाइस, इस ऐसी ही डिवाइस बेटा एलेक्सा को किसने तैयार किया था बेटा? अमेजॉन ने, बता चुका हूं। एलेक्सा को किसने तैयार किया था? अमेजॉन ने। और गूगल असिस्टेंट, जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ये किस कंपनी का होने वाला है? ये है गूगल कंपनी का। क्लियर हो गई ये बात। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपके सामने चमचमाती हुई टेस्ला की कार आपको दिख रही है। तो भाई एलन मस्क, याद रखिए आज के समय पे सबसे ज्यादा चर्चित नाम, क्योंकि ट्विटर की परचेजिंग हो या उनकी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे भारी भरकम रोबोट हो, कोई भी बात हो, एलन मस्क कभी ना कभी चर्चा में रहते ही। जब वो ट्विटर कंपनी में ऑफिस अपने हैंडओवर लेने गए तो एक वाश बेसिन लेके चले गए, तो भाई वो क्या कर दें पता ही नहीं रहता है। लेकिन अद्भुत प्राणी है और नो डाउट रिचेस्ट पर्सन में है। और उनकी जो टेक्नोलॉजी, जिसके नाम पर उन्होंने जो बुलंदियां छुई हैं या उनका सबसे ज्यादा नाम माना जाता है, वो है उनका इन्वेंशन टेस्ला कार के क्षेत्र में। क्योंकि टेस्ला बेटा फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाता है और पहली बात बेटा की ऑटोमेटिक गाड़ियां भी बनाता है, तो इसका ये बहुत बड़ा एडवांस फीचर्स हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं टेस्ला। एक कब बनी बेटा? 1 जुलाई 2003। ये है ना केवल स्मार्टफोन्स बल्कि ऑटोमोबाइल्स में, कुछ गलत लिखा है, नहीं बेटा ये स्मार्टफोन्स टेस्ला नहीं बनाती। तो बेटा टेस्ला कंपनी ऑटोमोबाइल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं।
यह अब तक के सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में से एक है। याद रखिए, ये ऑटोमोबाइल कार के क्षेत्र में इसमें इतनी एडवांस चीजें हैं कि वो हमेशा चर्चा का विषय रहती है। और टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, क्योंकि ये सेल्फ ड्रिवन कार है, मतलब आप छोड़ दीजिए ऑटो पायलट मोड पर रख दीजिए, ये डायरेक्शन ढूंढ लेता है। तो भाई ये खतरनाक कार है, इलेक्ट्रिक कार है और बहुत सारी सुविधाएं इसमें एआई बेस्ड होती हैं, इसीलिए दुनिया में हमेशा चर्चा का विषय रहती है। यह अब तक की उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल्स में एक है। टेस्ला कार में न केवल, देखिए, टेस्ला कार में न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादन क्षमताओं, पूर्ण तकनीकी इनोवेशन, हर फीचर, तभी तो कहते हैं फुल्ली फीचर लोडेड गाड़ी है। तो भाई टेस्ला में भी हमने एआई का इस्तेमाल किया है, ये लिखा हुआ था कि ना केवल स्मार्ट बल्कि ऑटोमोबाइल में भी। वहीं पर हम देखते हैं एक अगला एआई जिसका इस्तेमाल बेटा आजकल हर कोई करता है। किसी अनजाने क्षेत्र में हम जाते हैं तो पहले बहुत कुछ पता करना होता था कि भाई ये कहाँ है, वो कहाँ है, कौन सी बस पकड़े। आज आप कुछ मत करिए, अपना मोबाइल खोलिए, गूगल मैप में जाइए, टाइप करिए, पूरी जानकारी आ जाती है भैया। ये भी तो क्या है, एआई। अब हम देखते हैं इसमें गूगल कई क्षेत्रों में, गूगल जो है बेटा वो कई सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। यह किसी भी तरह का रास्ता बताने के लिए एआई मैपिंग के साथ साथ जीएन टेक्नोलॉजी, याद रखिए जीएन टेक्नोलॉजी मतलब बेटा कि रोड वगैरह, गली वगैरह हर चीज को दिखा देती है, इस सड़क जानकारी को स्कैन करती है और एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें सही रूट हमें बताती है। चूंकि उसमें ऑलरेडी मैप वगैरह इंस्टॉल है और सैटेलाइट से कनेक्टिविटी कर दी, तो अब एआई ढूंढता रहता है कि आपने जो सर्च करवाना है तो भाई हम वो उसे बेटर आपको ऑप्शन कैसे दे सकें कि आप किस रूट पर जाइए, किस रूट पर नहीं जाइए, किस रूट पर जाना आपके लिए इस वक्त सही रहेगा, यहां पर जाम होगा नहीं होगा, हर चीज। तो भाई गूगल मैप भी आपका किस पर बेस्ड है बेटा, एआई पर। अगला हम देखते हैं नेस्ट। नेस्ट बेटा चर्चा का विषय था क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था इसे, ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बेटा नेस्ट हमारा एआई था। चलिए चर्चा का विषय क्यों है देखते हैं। नेस्ट कब लॉन्च किया गया बेटा, 2010। नेस्ट सबसे प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में से एक था। इसे 2014 में, देखिए भाई ये आ सकता है कि नेस्ट एआई किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, गूगल से। नेस्ट लर्निंग थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर एनर्जी को बचाता है। ये एनर्जी सेविंग सेक्टर से, याद रखिए नेस्ट किससे जुड़ा हुआ है, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो देखता है कि आखिर कब उठते हैं, कब सोते हैं, आप दिन में कितना वर्कआउट करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस के आधार पर आपके घर की लाइट, आपके घर के पंखे, एसी, इन सबको मैनेज करता है। तो ये बहुत ही एडवांस एआई है। थर्मोस्टेट आपके व्यवहार और दिनचर्या के आधार पर आपकी एनर्जी को बचाता है। ऐसा करने के लिए बिहेवियर एल्गोरिथम आप जो जो कर रहे हैं वो उसको मॉनिटर करता है। यह इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही आपके लिए उपयोगी तापमान का पता लगा लेती है। घर में कोई ना हो तो ऊर्जा बचाने के लिए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ भी हो जाती है। देखिए भाई कितना इंटेलिजेंस है, मतलब आपने अपने साथ इसे रखा, मशीन लर्निंग प्रोसेस में चल रही है। अब वो आपके बिहेवियर से नोटिस कर रही है कि हमें आगे आपको क्या सजेस्ट करना है, कैसे एनर्जी को बचाना है, हर चीज को बेटा। तो याद रखिए नेस्ट जो एआई है एक अभी वर्तमान में किसके हाथों में है बेटा, गूगल के। अगला हम देखते हैं एलेक्सा, अमेजॉन द्वारा विकसित किया गया जो अमेजॉन इको स्मार्ट स्पीकर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, इको स्मार्ट स्पीकर, क्योंकि ये वॉइस कमांड पर चलता है। ठीक है, आपने देखा ही होगा बेटा, नॉर्मली मिल रहा है। तो इको को अमेजॉन द्वारा लॉन्च किया गया था। इको बेटा जो एआई है एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अमेजॉन के द्वारा ही लिखा हुआ है, इसीलिए इको स्मार्ट स्पीकर। इको को अमेजॉन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है। मतलब आप तो लेट जाइए और आपको लगता है कि भैया ये फलानी हमारे गूगल पर पढ़ा हुआ है, विकिपीडिया पर एक पेज पढ़ा हुआ है, भैया इसको पढ़ के सुना दो, उसने सुना भी दिया। क्यों भाई, क्योंकि रीड करता है। तो देखिए कितनी प्यारी चीज है। उसके बाद ऑडियो बुक पढ़ सकता है। आपको आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो कहेगा एलेक्सा चाहती है कि भाई इस रूट को पकड़ो,
चेंज करना पड़ेगा भैया, एलेक्सा कह रही है। तो देखिए अगला हम देखते हैं बेटा मौसम का हाल। आपने पूछा एलेक्सा बाहर मौसम कैसा है, निकलना है कि नहीं, तो भाई खिड़की तक जाने की जरूरत नहीं है, वो गूगल वेदर पर जाएगी, वेदर रिपोर्ट को रीड करेगी कि इस समय बाहर का मौसम कैसा है, बता देगी, घर में ही छुपो बाहर बारिश हो सकती है। तो भाई ये सभी लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकती है, स्पोर्ट्स स्कोर, हर चीज आपको आउटपुट के रूप में दे सकती है। अगला हम देखते हैं मैसी। देखिए भाई मैसी नाम पढ़ के ऐसा लगेगा कि भैया ये तो हमारे फुटबॉल के काम में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए कि जो मैसी है, मैसी बेटा जो एआई है, ये भी किसकी है, अमेजॉन की तरफ से है, लेकिन ये कैसा है बेटा, एक सिक्योरिटी सर्विस है। मतलब कि ये क्या करेगा बेटा कि जो अमेजॉन का डेटा है, अमेजॉन की पूरी नेटवर्किंग है, उसको सिक्योर करने के लिए बनाया गया एआई है। जैसे कि आपने आयरन मैन मूवी में देखा होगा, अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा किस नाम से रहता है वो, अभी याद स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, तो उसमें बेटा उसका एक एआई हमेशा उससे बातें करता रहता है, वो कहता है ये करो वे करो, जारबेज के नाम से एआई, वो भी तो एआई ही था। जारबेज में क्या कर सकता हूं, बता दिया आयरन मैन को, भाई आप ये कर सकते हो। तो वास्तव में यहीं पर हम देखते हैं, तो जो मैसी हमारा है एआई, ये बेटा वास्तव में अमेजॉन कंपनी के लिए कैसा काम करता है, एक सिक्योरिटी सर्विस की तरह काम करता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उसमें कोई वर्जित डेटा उनके अंदर एंटर ना कर सके। उनकी नेटवर्किंग में संवेदनशील डेटा की खोज, वर्गीकरण और सुरक्षा हेतु मशीन लर्निंग का उपयोग। कोई अनवांटेड डेटा अंदर आना चाहता है तो उसे भी अलग रखेगा, और खुद का जो अपना खुद का भी डेटा है उसको सुरक्षित बनाए रखने का काम भी कौन करता है, मैसी। अगला हम देखते हैं कॉर्टोना। अभी इसके बारे में चर्चा कर चुका था बेटा जब मैंने टेबल पढ़ा रहा था इसकी। तो जो कॉर्टोना है, याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से युक्त है। कॉर्टोना भी एक एआई सजेशन के रूप में ही काम करता है, और इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट, लीजिए भाई, यदि आप इसे अपने पास रखते हैं तो आपका पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करेगा, हर प्रकार से आपको मदद करेगा, सलाह देगा। तो याद रखिए कॉर्टोना एक किसके द्वारा तैयार किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला हम देखते हैं वॉटसन किसके द्वारा तैयार किया गया है, आईबीएम। आपको तो भाई प्लेयर्स के नाम दिख रहे होंगे, सैन वॉटसन याद आ गया, मैसी याद आ गया। तो जो वॉटसन है वो आईबीएम कंपनी के द्वारा विकसित एक कंप्यूटर प्रणाली है जो नेचुरल लैंग्वेज में उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, क्योंकि इसके सहायता से आप वॉटसन से बातचीत कर सकते हैं। और वॉटसन किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, आईबीएम। तो भाई आईबीएम कंपनी के द्वारा जो वॉटसन तैयार किया गया है, आप जिस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में इससे क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करते हैं तो ये उसका भी एक प्रॉपर जवाब आपको दे सकती है। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं। तो भाई आज के लिए बस आपका इतना ही कंटेंट था, क्योंकि अगली जो हमारी क्लास होगी वो इस एआई से जुड़े हुए होंगे आपके एमसीक्यू, क्योंकि एआई से जुड़े हुए एमसीक्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बिल्कुल भाई अगली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यदि आपने वो मिस कर दी तो हमने इतना पढ़ा था वो कहीं ना कहीं डेटा आपके फिर काम नहीं आने वाला। तो ठीक है, तैयार हो जाइए, अगले सेशन में आपको एआई से जुड़े हुए मैं आपको सभी एमसीक्यू कवर करवाऊंगा। चलिए भाई, मैं भी क्यों थैंक यू बोलूं, मैं तो आपसे कहता हूं कि थैंक यू हमारा बोर्ड बोलेगा आपसे। एआई पढ़ रहे हैं तो मशीन की लैंग्वेज में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।